सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सब खैरियत, मजे में आ गए लो। फिर हाजिर है बाबू, आज फिर आपके सामने मैं कुमार दिवाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म। कौन सा? ब्रेनवेव पे आपका परिवार है, आप इस परिवार के हिस्सा हो, मैं खुद इसका एक छोटा सा हिस्सा। मिलके करते हैं इस परिवार को बड़ा, सीखते हैं कुछ और कुछ नया। आज 10th के क्लास में हम लोग एक चैप्टर वैश्वीकरण, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए। जो चीजें आप पढ़े उसी का एक ओवरऑल रिवीजन कह लो, वैश्वीकरण के रूप में समझना है। कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़े महत्वपूर्ण है। बस इसके बाद से एक आध चैप्टर और होगा, खत्म कहानी। आपका राजनीति खत्म हो चुका है ना, भूगोल खत्म हो चुका है, इतिहास भी लगभग खत्म हो गया, अर्थशास्त्र भी खत्म। तो जब लगभग सब विषय खत्म हो जा रहा है, उसके बाद से एक दो चैप्टर जो बचे हैं उसको खत्म करने के बाद से एक सीरीज में लेके आऊंगा, जिस सीरीज में आप सभी अपने ओवरऑल पढ़ाई को जज करोगे। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सब कुछ होगा। ऑब्जेक्टिव का अलग सीरीज होगा, सब्जेक्टिव का अलग होगा, चैप्टर वाइज अलग होगा, मिसलेनियस अलग होगा। मतलब इतना कुछ अपने को प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में फिर कुछ सोचने और समझने के लिए रहे ही नहीं। बस मजे में, इतना मजे में कि जनवरी आते आते बस एकदम लगे कि बस बात खत्म, जल्दी से एग्जाम हो। और ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए बाबू, ये विश्वास आपको हर सब्जेक्ट में जमाना है, उसी तरीके से जैसे मैं आपको समझाता हूं, है ना। ज्यादा देर न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में। किसके बारे में बाबू? वैश्वीकरण के बारे में। करण का मतलब होता है एक करना, करण का मतलब होता है एक करना, वैश्वी मतलब पूरे विश्व को, है ना। वही भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण वाली बातें। आ जाओ, ठीक है। देखो, मुख्य परिभाषाएं क्या क्या है, उन सब चीजों का हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मुख्य परिभाषा क्या क्या है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, बातों को समझते हैं। पहला है वैश्वीकरण, पहला है वैश्वीकरण। पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखो, विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम का निर्बाध प्रवाह। मतलब यह है कि पूंजी, सामान, प्रौद्योगिकी और विचारों का मुक्त प्रवाह क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हुआ है कि पूरे वैश्विक स्तर पे बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी रुकावट के, हर देश में, विभिन्न देशों में किसका किसका? सेवाओं का मतलब नौकरी का, पूंजी का पैसों का, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का, श्रम मतलब लेबर का, एकदम फ्लो हो मतलब सब एक दूसरे में जाके अपना जो भी चीजें जिसके पास है उसका वो पूरी तरह से उस देश में उसका उपभोग करे। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ठीक है, ये परिभाषा देने वाले स्टेटमेंट देखो, जब भी डबल इन्वर्टेड कमा में कोई चीजें लिखी जाए ना, डबल इन्वर्टेड कमा में एज इट इज चीजें लिखी जाए, मतलब वो किसी का कथन है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है ब्रैंको मिलानोविक। ठीक है, क्या कथन है बाबू? पूंजी, सामान, प्रौद्योगिकी और विचारों का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि यह कथन किसका है, याद रखना ब्रैंको मिलानोविक, ब्रैंको मिलानोविक। ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि कोई किसी का कथन है कि नहीं है? जब भी किसी का कथन पूछा जाएगा तो हमेशा देखो ऐसे डबल इन्वर्टेड कमा होगा, ऐसे डबल इन्वर्टेड कमा में होगा। क्लियर है बात? ठीक है, वैश्वीकरण समझ लीजिए, समझ लिए। उदारीकरण समझो, सरकार द्वारा आयात निर्यात पर प्रतिबंध हटाना, टैरिफ कम करना। मतलब दो देशों के बीच, दो देशों के बीच जो एक सीमा है, उस सीमा में जो बाधाएं हैं उसको खत्म करना, टैरिफ कम करना। टैरिफ मतलब व्यापार करने के लिए देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं, उस टैरिफ को या तो खत्म कर देना या उसको बहुत न्यूनतम करना। क्या है? उदारीकरण। उदारीकरण के नाम से भी आप समझ सकते हो कि उदारीकरण एक ऐसी भावना है जिसमें सबका भला हो वाली बात। तो ये भलाई वाली ही बात है ना बाबू।
ये भलाई वाली ही बात है कि सरकार द्वारा आयात और निर्यात मतलब बेचने और खरीदने दोनों पर लगने वाले टैक्स को क्या कर देना, या तो बहुत कम कर देना या फिर खत्म कर देना। क्या कहलाता है बाबू, क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्लियर है बात, स्पष्ट है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई उलझन है? विदेशी निवेश, विदेशी निवेश देखो एमएनसी द्वारा, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा दूसरे देशों में उत्पादन और निवेश लाभ कमाने के लिए, ठीक है। विदेशी निवेश का मतलब, जैसे विदेशी निवेश का मतलब क्या हुआ, विदेशी निवेश का मतलब जैसे भारत की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप का हो गया, ये जो भी ग्रुप है, जो भी कंपनीज है जिनका उद्योग किसी अन्य देश में लग रहा है, किस पर्पज से, लाभ कमाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, उत्पादन निवेश। क्या कहलाएगा बाबू, विदेशी निवेश। क्या कहलाएगा, विदेशी निवेश। बात समझ में आ रहा है ना? डेफिनेशन देखो कितना सिंपल है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में उत्पादन का निवेश, उत्पादन का निवेश क्या कहलाता, किसके लिए, लाभ कमाने के लिए। भाई उत्पादन या निवेश कोई कहीं भी निवेश करता है, किसके लिए करता है भाई, पैसे कमाने के लिए। आप पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो, पैसे कमाने के लिए। आप एक बेहतर जीवन की कल्पना करके अपना निवेश कर रहे हो। अपना निवेश करने का मतलब अभी क्या निवेश कर रहे हो, अपने समय को पढ़ाई के क्षेत्र में निवेश कर रहे हो, और इसके बदले में आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। कौन सा लाभ चाहिए, एक ऐसा लाभ जिसमें आप अपने आपको एक सभ्य व्यक्ति के रूप में समाज में जीने के काबिल हो, आपके पास पैसे हो जिससे आपकी बेसिक जो नीड है, जो आपकी आधारभूत जरूरतें हैं उसको पूरा कर सको। क्लियर है बातें, मजा आ रहा है, समझ आ रही है? आ जाओ। एमएनसी क्या होता है, अभी मैंने बताया, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कई देशों में उत्पादन व्यापार करने वाली कंपनी। उदाहरण के लिए कोको कोला, फोर्ड है, हुंडा हो गया। समझ आ रहा है ना? मतलब ऐसी कंपनी जिसके ब्रांचेज बहुत सारे देशों में हो, ऐसी कंपनी जो किसी एक देश की प्रतिष्ठित कंपनी हो और वो अपने उत्पादन के लिए अलग अलग देशों में अपने कंपनी के ब्रांचेज को खोल रही है, वो क्या कहलाती है, एमएनसी। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, और हिंदी में बोले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हिंदी में बोले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बातें स्पष्ट है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ। वैश्वीकरण के कारक, फैक्टर प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या है भाई? प्रौद्योगिकी सुधार, परिवहन, कंटेनर, संचार में इंटरनेट और मोबाइल, ठीक है। चलो इस बातों को थोड़ा सा अपने भाषा में समझते हैं बाबू। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में प्रौद्योगिकी और संचार, मतलब प्रौद्योगिकी सुधार, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, भारत में आर्थिक संकट, जो भी चीजें हैं चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको अपने भाषा में समझते हैं क्या है। सुने कहानी थोड़ी देर, चलो सुनो मजे में। एक बात बताओ, ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण की बात हम कब कर रहे हैं, जब आज हमारे पास इंटरनेट है, संचार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आज आप यहाँ बैठे बैठे पूरे देश विदेश में, आज यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी देश में अगर कोई घटना हो रही है तो आप उसका आंखों देखा हाल जिसको बोला जाता है लाइव, जैसे अभी आप अगर हमें देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, मतलब क्या है, आज आपके पास वो तकनीक है, वो संचार की व्यवस्था है जिसमें आज आप घर बैठे बैठे बिना किसी परेशानी के, मौसम खराब हो, अच्छा हो, मन हो ना हो, रजाई में घुसे हैं, ठंडा गर्मी, कहीं भी मुझे धूप नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है, अंदर पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, हम अपने चीजों को पूरा कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के व्यवस्था के द्वारा, ठीक है। परिवहन की बात करो, परिवहन एक प्रमुख कारक है, प्रमुख कारक है किसके लिए, वैश्वीकरण के लिए। वैश्वीकरण के लिए क्यों, हम बात वैश्वीकरण की कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर पूरे विश्व को एक थाली में अगर समेटना हो, एक जगह अगर रखना हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि पूरे विश्व में चल रही घटनाओं का हमारे पास एकदम तत्काल जो चीजें हो रही है उसका पूरा का पूरा जानकारी होना, पूरा का पूरा जानकारी होना। और ये सब चीजें, ये सब जानकारी कैसे हमें हमारे पास मिल सकती है, संचार के माध्यम से। हम अगर भारत आज किसी चीज के लिए बहुत बड़ा निर्यातक है,
भारत अगर किसी चीज के लिए बहुत बड़ा निर्यातक है, जैसे अगर समुद्र के किनारे वाली बात कर लो, जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मछली पालन बहुत बड़े पैमाने पे होता है समुद्र के किनारे। तो वहां से मछली को, उस मछली का निर्यातक उड़ीसा बहुत बड़ा हुआ। तो उड़ीसा उसका निर्यात क्या सिर्फ भारत में कर सकता है क्या? उसका निर्यात तो वैश्विक स्तर पे करता है, विश्व के अलग अलग देशों जैसे जापान वगैरह में ज्यादा निर्यात होता है। अगर ये चीजें करना है तो उसके लिए हमारे पास उचित बंदरगाह होना चाहिए, उचित परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, उस परिवहन में एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी की, ताकि समुद्री लहरें आए या कुछ भी हो, कम्युनिकेशन के जरिए सोनार के थ्रू हमें पता लगा सके कि हमारा नाव कहाँ पे है, क्या स्थिति है उसकी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे प्रमुख में अगर देखें तो परिवहन और संचार का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है कि नहीं बाबू? बात समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आया नहीं आया? आज एम्बुलेंस के बारे में आप पढ़ते हो, एयर एम्बुलेंस, मतलब आज अगर आपके पास बहुत ठीक ठाक पैसे हैं, आपके घर में किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, आप उसका सीरियस कंडीशन में, मतलब जितना देर में यहाँ से कोई लेके पटना जाएगा उतना देर में आप अपने मरीज को यहाँ से लेके पूरे भारत के किसी भी कोने में जो टॉप से टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है वहां पे पहुंच सकते हो, बिकॉज ऑफ एयर एम्बुलेंस। क्या है? प्रौद्योगिकी है, संचार और परिवहन का देन है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारकों में, ठीक है, वैश्वीकरण के सबसे प्रमुख कारकों में हम किसको रख सकते हैं? प्रौद्योगिकी के सुधार के बारे में। अब एक बात बताओ, चाइनीज टेक्नोलॉजी अगर भारत में हो चलने से पहले, नहीं बोला जाता है चाइना के बारे में चले तो सालों तक, न चले तो शाम तक। मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, जो टेक्नोलॉजी साथ देने के बजाय जब उस लेवल पे कुछ करने जाए, धंधा पानी या कुछ भी करने जाए, वो फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो हम वैश्वीकरण का उम्मीद नहीं कर सकते। हम विश्व के हुड़ में तभी शामिल हो सकते हैं जब हमारे पास एक ढंग की प्रौद्योगिकी हो, प्रौद्योगिकी का ढंग का विकास हो। प्रौद्योगिकी सुधार में सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी का सुधार किसमें होना चाहिए? परिवहन और संचार में। क्यों? क्योंकि पहले संचार का माध्यम क्या था बाबू? संचार का माध्यम डाक था, डाक से तार भेजे जाते थे, चिट्ठियां भेजी जाती थी। धीरे धीरे वो चिट्ठियां जो ज्यादा दिन में जाती थी स्पीड पोस्ट का रूप लिया। स्पीड पोस्ट ने धीरे धीरे इंटरनेट के आने के बाद नई आर्थिक नीति आई, एकदम मतलब क्रांति का वो दौर आया इंटरनेट के आने के बाद। 1991 के बाद वैश्वीकरण का ऐसा रूप देखने को मिला कि पूरा विश्व एक थाली के रूप में समेटा गया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो, संचार के लिए इंटरनेट और मोबाइल, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है बातें बाबू? विदेश व्यापार, डब्ल्यूटीओ समझौते से टैरिफ कम। विदेश व्यापार का मतलब क्या? एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जब जिसे हम डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, 1900 डब्ल्यूटीओ के समझौते से टैरिफ कम। और ये समझौता किस लिए? डब्ल्यूटीओ का मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ठीक है। तो इस समझौते से टैरिफ कम होने का मतलब क्या? आयात और निर्यात पे लगने वाला जो टैरिफ, उदारीकरण जो आपने पढ़ा था कि एक देश जब कोई विदेशी कंपनी या कोई दूसरा देश उस देश में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो देश अपने मर्जी से उसके आयात और निर्यात पे टैक्स लगाता है। उस टैक्स का निर्धारण करने के लिए डब्ल्यूटीओ के द्वारा समझौता हुआ, जिसपे यह समझौता हुआ कि सारे देश कम से कम टैरिफ एक दूसरे पे लगाएंगे, जिससे वैश्विक स्तर पे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बात समझ आ रही है ना बाबू? मजा आ रहा है? क्लियर है? विदेशी निवेश एमएनसी द्वारा, ये बातें अभी हम लोगों ने पढ़ा था। विदेशी निवेश कैसे बढ़ेगा? जीडीपी में आप सकल घरेलू उत्पाद को पढ़ते हो, लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय आय के बारे में जब पढ़ोगे तो विदेशी निवेश का भी तो योगदान है कि नहीं है? बताओ। और विदेशी निवेश कैसे होगा? विदेशी आय कैसे आएगा? अगर भारत के लोग अपने सेवा क्षेत्र को लेके, मतलब अपने टैलेंट को लेके, अगर वो अमेरिका जाके काम कर रहे हैं और अमेरिका से पैसा कमा के वो अपने देश में भेज रहे हैं, तो उस देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? किसके वजह से? विदेशी आय के वजह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये विदेशी निवेश में एमएनसी द्वारा, एमएनसी क्या होता है मैंने अभी समझाया,
मल्टीनेशनल कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्लियर है दोस्त? भारत में 1991 में क्या हुआ बताओ? आर्थिक संकट। नई आर्थिक नीति तभी आई ना जब आर्थिक संकट आया 1991 में भारत में। और वो आर्थिक नीति क्या थे? एलपीजी वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पढ़े थे ना सुबह? पढ़े थे ना? नहीं पढ़े हो? पढ़ लो। व्यापार और भूमंडलीकरण में पढ़े तो थे बहुत मजे से यार, सारी चीजें पढ़े तो हो। फिर इसको आप इतिहास में भी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी में पढ़े हो, सारी चीजें क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद भी ये तीनों एलपीजी, एलपीजी का मतलब आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कतई नहीं है, यहाँ पे एलपीजी का मतलब है नई आर्थिक नीति जो कब आई? 1991 में। और इसके आने के बाद वैश्विक स्तर पे एक ऐसी क्रांति हुई कि पूरा विश्व एक कटोरे में समा गया। और कैसे समाया? क्योंकि इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने का मौका दिया, जिससे व्यापार को एक नया रूप मिला, बिजनेस को एक नया रूप मिला, पूरे विश्व को एक दूसरे के साथ व्यापार करने का मौका मिला। डब्ल्यूटीओ के समझौते से टैरिफ कम हुआ, उदारीकरण की नीति आई। मजा आया? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बातें एकदम मजे से सबको समझ में आ रही होगी? बातें सबको बहुत ढंग से समझ में आ रही होगी बाबू? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आ जाओ। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव, मिश्रित परिणाम। ठीक है, क्या क्या प्रभाव हुए वो देखो। एक तरफ है लाभ, दूसरे तरफ है हानि। एक तरफ लाभ और दूसरे तरफ हानि। ठीक है, चलो देखते हैं वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ हुए, हानियां क्या क्या हुई। एक एक करके बातों को समझ रहे हैं, एक एक करके बातों को समझते हैं मेरे दोस्त। वैश्वीकरण के लाभ और हानि सबको एक एक करके हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, चीजों को आसान बनाते हैं एक एक करके। कैसे? चलो देखते हैं। ठीक है, देखो, नए अवसर, कुशल लोगों को नौकरी। बिल्कुल। अब देखो, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण में सबसे बड़ी बात जो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या? उसके पास एडवांस प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी है। तो देश विदेश में जो भी ऐसे लोग थे जिनके पास उस टाइप का कौशल था, स्किल था, उनको मौका मिला, नए नए रोजगार के अवसर मिले, नए नए नौकरियों के अवसर मिले। लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक राष्ट्र से दूसरे जगह, दूसरे राष्ट्र में जाके अपने टैलेंट के दम पे उन्हें अपने योग्यता को दिखाने का मौका मिला। तो रोजगार का एक बड़ा सा रूप देखने को मिला। लेकिन इसके साथ जो हानि हुई वो क्या हुआ बाबू? छोटे उद्योग, किसान प्रभावित, सस्ता आयात। बात समझ में आ रही है ना? छोटे छोटे उद्योग। अब बड़े बड़े जब मशीनों द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा चीजों को कर लिया जाता है, जो घंटों का काम है मिनटों में हो जा रहा है, तो उससे छोटे छोटे उद्योग प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अब जैसे एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसको मिट्टी में वो हाथ से बनाता है, उसको मेहनत करता है, उसका रूप देता है, उसको पकाता है, सुखाता है। अब वही चीज मशीनों के द्वारा कई घंटों का काम कुछ घंटों में, मतलब कई दिनों का काम कुछ घंटों में हो जा रहा है। तो इससे छोटे छोटे उद्योग बहुत प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? अब वो किसान उतना मेहनत किया है तो उसके हिसाब से वो चीजों को बेचने का सोचता है कि उससे उसकी मतलब मेहनत के साथ साथ उसकी कुछ कमाई हो जाए। अब वो चीजें थोड़ी सी महंगी हो जाती है उसके तुलना में जो मशीनों से बन रही है। अगर वो किसान अपने हाथ से बनाए गए उस घड़े को मार्केट में ले जाके 100 रुपये में बेच रहा है, तो वही घड़ा जो मशीनों से बना है उससे बेहतर रूप, उससे बेहतर डिजाइन, उससे बेहतर कलर, क्योंकि वो सारी चीजें किसके द्वारा हुई है? मशीनों के द्वारा। तो फिनिशिंग तो हाथ से ज्यादा बेहतर होगा। तो वो एक तो देखने में ज्यादा सुंदर और कीमत में भी कम। तो इससे मार्केट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग क्या हो गए? बुरी तरह से प्रभावित हुए। छोटे किसान कैसे प्रभावित हुए? अब छोटे किसान का ये है कि वो छोटे छोटे खेतों में परंपरागत तरीके से खेती करते थे, अनाज उगाते थे, उसमें उनको खाद और पानी और जुताई वगैरह के लिए ज्यादा मेहनत लगता था। तो उनके द्वारा उगाए गए फसलों को उचित दाम पे बेचना चाहते थे। वहीं पे
आधुनिक मशीनों द्वारा खेतों की तुरंत जोताई बुआई और उसमें एडवांस खाद के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैदावार, तो किसानों की स्थिति यहां से प्रभावित हो गई है। छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार बुरी तरह से प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि बाजारें बड़ी बड़ी हो गई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुलने लगे, वहां पे कपड़े, विदेशों से कपड़े आने लगे, अलग अलग देशों से बहुत सस्ते माल पे टैरिफ कम होने के चलते वो लाके आसानी से बहुत कम दाम में लोगों के लिए एक बड़ा सा अवसर मिल गया। तो अब जो दुकान पे कपड़े 500 में मिलते थे वही कपड़े मॉल में 150 200 में मिलने लगे। तो इससे जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनका दुकान बुरी तरह से, उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो वैश्वीकरण ने कुछ हद तक लोगों को बहुत ज्यादा अवसर दिया, तो कुछ लोगों के लिए वो अभिशाप साबित हुआ। उनके रोजगार छीन लिए गए, है ना, उनके काम छीन लिए गए, उनके कला का वैल्यू खत्म हो गया। जैसे अभी आपका पर्व बीता है बाबू, दिवाली, छठ। खैर छठ चलो प्रकृति पूजा है, ठीक है, उसका भी रूप बदलते जा रहा है। लेकिन अगर मैं दिवाली की बात करूं, अब एक बात बताओ, पहले दिवाली को सजाने के लिए लोग ढेर सारे दिए लाते थे, गांव के कुम्हार द्वारा बनाए गए। आज हम घरों को सजाने के लिए एडवांस लेवल की लाइटें लाते हैं घर में, जो पूरे मोहल्ले में सबसे बेहतर दिखे, है ना बाबू, ज्यादा लाइट हो, वो ज्यादा बढ़िया तरीके से दिख रहा हो। तो इसका परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे जो चीजें थी, जो ग्रामीण स्तर पे थी, जो दिवाली को दिवाली बनाती थी, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी, वो सब चीजें तो धीरे धीरे क्या हो रही है भाई, खत्म होते जा रही है। नहीं है, होते जा रही है, बताओ, होते जा रही है ना। तो ये सब चीजें उदारी वैश्वीकरण में ये सब चीजें कहीं ना कहीं गलत हुई। हाँ, अच्छी चीजें ज्यादा हुई, गलत चीजें कम हुई, लेकिन हुई तो बात समझ आ रहा है ना भाई, क्लियर है। उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, असमानताएं बढ़ी, अमीर अमीर बना, गरीब गरीब बना। अब ये चीजें भी मजेदार है। अब ये जो जितनी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई, जितनी कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, उससे इस चीज को थोड़ा बढ़िया से आप बहुत अच्छा से लिंक करके देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, देखते हैं, आ जाओ। अब एक बात बताओ, वैश्वीकरण होगा तो वैश्वीकरण के कारक में आपने अभी प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा। तो जो देश विकसित हैं या विकासशील हैं, मतलब जिनके पास प्रौद्योगिकी है, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है, जिसके पास श्रम है, जिसके पास योग्यता है, वो देश क्या होगा, अपने इन सब चीजों के बदौलत पूरे विश्व में अपने आप को प्रसार करेगा, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करेगा। और देश उस देश में जाके अपना निवेश करेंगे तो उससे भी उसको कमाई होगा, मतलब वो अमीर है तो और क्या होगा, अमीर होता जाएगा। लेकिन इन सब में शोषण उसका होगा जो गरीब देश होगा, जिसके पास तकनीक नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, उसका बुरी तरह से शोषण होगा। क्यों? क्योंकि युग किसके साथ आगे बढ़ रहा है, वैश्वीकरण के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। फायदा क्या होगा बाबू, अमीर अमीर, गरीब गरीब। मतलब इससे फायदा ये हुआ कि फायदा नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इससे नुकसान ये हुआ कि जो भी ताकतवर देश था और ताकतवर बनता गया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि उसके पास धन अर्जन के वो सारे विकल्प थे जो आज के दौर में होने चाहिए। और जो देश इन सब चीजों के अभाव में था वो ज्यादा से ज्यादा गरीब होता चला गया। तो इससे वैश्वीकरण से असमानताएं बहुत बढ़ी ना। असमानताएं इस तरीके से बढ़ी कि कोई देश भुखमरी के कगार पे आ गया तो कोई देश कई ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से उभर के आई, जैसे चाइना को ले लो। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर होनी शुरू हो गई। बातें समझ आ रही है ना, क्लियर है सबको, मजा आ रहा है, कहीं दिक्कत कोई भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, मजा आना चाहिए सभी को। आ रहा है एक नया उत्साह, एक नए उमंग के साथ जीना सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, आ रहा है ना बाबू, आते रहना चाहिए, मजे लो मेरे साथ जीवन के। क्योंकि मेरे दोस्त, कहा जाता है ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, इसके बिना कोई जिंदा नहीं है, सब जिंदा लाश है।
क्यों जिंदा लाश बनना, जीते हैं ना यार, जितना दिन जिंदगी है मजे में जीते हैं, कब क्या हो जाए किसको पता। तो जब यही नहीं पता है तो रोज क्यों हम किसी दुख और दुविधा में जिए, खुशी पूर्वक जीते हैं ना, जो है सब बढ़िया है ना। आ जाओ। निर्यात बढ़ा, आईटी और दवाओं का, मेडिसिन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एमएनसी का वर्चस्व। एमएनसी का वर्चस्व होने का मतलब बाकी लोगों का वर्चस्व खत्म, ये तो नुकसान ही है ना। मल्टीनेशनल कंपनियों का वर्चस्व बढ़ा तो बाकी छोटी छोटी कंपनियां क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लगी, मतलब ये बड़ी शार्क के रूप में निकली, छोटे छोटे मछलियों का अपना शिकार कर ली, छोटे छोटे कंपनियों का शिकार कर ली, है ना बाबू। बातें बहुत स्पष्ट है। ये वो पॉइंट्स थे जो आपके समझ को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं कि सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम नहीं, इससे बाहर भी आप कुछ बड़ा सोच सकते हो। बड़ा सोचने का मतलब मैं अभी बताता हूं, पहले चैप्टर खत्म करने दो भाई। आ जाओ। एमएनसी की भूमिका, रोल ऑफ एमएनसी, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है। उत्पादन, भारत में फैक्ट्रियां लगती है जैसे फोर्ड महाराष्ट्र में। नौकरी, लाखों रोजगार। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उदाहरण पार्ले का थम्सअप कोको कोला ने खरीदा। समय के बाद, एक समय के बाद एमएनसी का प्रभाव इस तरीके से पड़ रहा है, एमएनसी का प्रभाव इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो छोटी छोटी कंपनियों को अपने कंपनियों में शामिल कर ले रहा है, छोटे छोटे कंपनियों को अपने में क्या कर ले रहा है, शामिल कर रहा है। हाँ, इससे क्या है, भूमिका क्या है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। वो अलग बात है कि शोषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है, शोषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें अस्थायी नौकरी है। देखो कोई भी चीजें जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी हो जरूरी तो नहीं, कोई भी चीज अगर बहुत अच्छी दिख रही है तो वो बहुत अच्छी है, ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ। लाखों लोगों को नौकरी, अभी आपने सुना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग एमएनसीज के द्वारा लोगों को बहुत ज्यादा जॉब से निकाला गया। कोरोना काल में बहुत लोग बेघर हो गए, उनके नौकरी को छीन लिया गया। तो अस्थायी तो बहुत ज्यादा नहीं है, ये कॉरपोरेट सेक्टर है, मल्टीनेशनल कंपनीज वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मशीनों का दौर इतना तेजी से बढ़ रहा है, एआई का जमाना आ गया है, तो जब उनके काम 10 आदमी से हो रहे हो तो 100 आदमी को पेमेंट क्यों करे। वो वो पैसा वन टाइम वो मशीनों में इन्वेस्ट करके लोगों को जॉब से क्या कर दे रहे हैं, फायर कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। सरकार की भूमिका, आईटी बीपीओ को बढ़ाना, सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमएनसी का नियम, श्रम कानून, किसानों की रक्षा, एमएसपी, डब्ल्यूटीओ समझौता। ओवरऑल का मतलब, ओवरऑल मतलब ये समझो कि सरकार की भूमिका ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्षेत्रों का निर्माण हो जिसमें लोगों को रोजगार मिले उनके कौशल के द्वारा। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाया जाए जिससे अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ठीक है। एमएनसी के लिए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसा श्रम कानून जिसमें कि एक समय लिमिट हो कि हाँ इतने ही घंटे काम करना है, न्यूनतम मजदूरी फिक्स हो, ठीक है। और उसके बाद किसानों की रक्षा एमएसपी द्वारा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ समझौता अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस चैप्टर के जो आपके अपने समझ के साथ साथ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे। जो भी चीजें मुझे जरूरी लगा उसको मैंने पॉइंट आउट करके आपके एग्जाम के लिए एक डेटा तैयार किया था कि आप अगर इसका क्विक रिवीजन कर लेते हो, आपने गलती से भी ये बुक नहीं छुआ है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपको पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से रिलेटेड आप पिछले किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और यकीन मानो आने वाले पेपर में मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बशर्ते कि आप उन चीजों को वैसे ही दिमाग में बैठाओ जैसे मैं डालना चाहता हूं। बातें क्लियर है। यकीन मानो कि एक दिन आपका होगा और सबकी चीज आपके फेवर में होगा, मजे से होगा और आप मजे लेके अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, इन सब चीजों के साथ रिवीजन करके अपने आप को अपडेट रखो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बचे हुए कुछ एक आध चैप्टर है उनको खत्म करके फिर एक सीरीज शुरू होगा। वो सीरीज शुरू करने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट क्लास बना के उसमें आगे की रणनीति के बारे में मैं खुल के आपसे चर्चा करूंगा, फिर आगे अपने पढ़ाई को लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बाबू, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई को लेके थोड़े से अपडेट रहो।